अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुर्खा 23 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। भारत की पार्लियामान में ख़वातीन के लिए 33% नशिस्तें मखसूस करके बिल को मंजूर कर लिया गया है। आइन में तरमीम का ये एक तारीख़ी फ़ैसला है, ताहम इसके निफाज में अब भी काफ़ी वक्त लग सकता है। तफसीलात में देखिए इस कानून के निफाज में तारीख़ के असबाब व वजूहात। लोकसभा में बीजेपी रहनुमा रमेश बिधोड़ी के शर्मनाक और इंतहाई मुतनाज़ा बयान पर स्पीकर ओम बिरला ने नोटिस जारी किया है। साथ ही मुस्तकबिल में कभी ऐसा रवैया दोहराए जाने पर सख्त कार्रवाई की तंबीह भी दी है। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि इंडिया के 25 साल से कम उम्र के 42.3% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं, जिन्हें बेरोजगार रखकर उनका मुस्तकबिल छीन लिया गया है। तफसीलात में देखिए खड़गे की नुक्ताचीनियों का मुकम्मल खुलासा। जम्मू कश्मीर के इलाही पसंद रहनुमा मीर वाज मौलवी उमर फारूक ने श्रीनगर के नोहटा वाक़ जामे मस्जिद में 4 बरसों की तवील नज़रबंदी के बाद खुतबा जुमा पेश किया। उन्होंने कहा है कि 4 बरसों की तवील नज़रबंदी उनके लिए बेहद तकलीफदा रही। सनातन मजहब पर मुतनाज़ा बयान देने पर उदी स्टालिन और ए राजा को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। गुज़िश्ता दिनों उन रहनुमाओं ने सनातन मजहब के खिलाफ सख्त मुतनाज़ा तबसरा किया था। मथुरा शाही ईदगाह में साइंसी सर्वे कराने की वाली हिंदू फरीक की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया गया है। आज की दूरबीन में इस खबर की तफसील जरूर देखिए। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर उन इल्ज़ामात का इयादा किया है कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय एजेंसियां मुलव्विस है और कहा है कि इस पर यकीन करने की मोतबर वजूहात है। तफसीलात में देखिए ट्रूडो का मजीद क्या कहना है। पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ने आइंदा वर्ष जनवरी की आखिरी हफ्ते में कौमी इंतखाबात की इनकाद का ऐलान कर दिया है। मुल्क में सियासी रसाकशी जारी है। तफसीलात में देखिए कुछ दिलचस्प तहकीकी हक़ाइक़। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंध तास मुआहदे के हवाले से ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में गैर जानिबदार माहिरीन का एक्शन इजलास हुआ, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के एहलकारों ने शिरकत की। इजलास की तफसीलात जरूर देखिए। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। नसीम शाह जख्मी होने की वजह से बाहर रहेंगे, उनकी जगह हसन अली को मौका दिया गया है। आप हमें यूट्यूब पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। भारतीय पार्लियामान के ऐवान बाला यानी राज्यसभा ने भी जुमेरात के रोज़ ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दे दी और इस तरह भारतीय पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी यानी लोकसभा और रियासती असम्बलियों में ख़वातीन के लिए एक तिहाई नशिस्तें महफूज करने का रास्ता साफ हो गया। जुमेरात के रोज़ ऐवान बाला में मौजूद तमाम 214 अरकान ने इस बिल के हक में वोट दिया था। बुध के रोज़ ये बिल लोकसभा में पहले ही मंजूर कर लिया गया था। मोदी हुकूमत ने पार्लियामान की एक नई इमारत तामीर की है और इस इमारत में होने वाले पहले खुसूसी इजलास में इस बिल को बहस के लिए पेश किया गया, जिसकी बेशतर जमातों ने हिमायत की। इससे पहले अंग्रेजों के दौर के पार्लियामान की पुरानी इमारत में इजलास होता था और फिर इसी हफ्ते बाकायदा तौर पर नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया था। ये भारतीय आईन में 128वीं तरमीमी बिल है, जिसे नारी शक्ति यानी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का नाम दिया गया है। पार्लियामान में मंजूरी के बाद अब इसे मुल्क की रियासती असम्बलियों की अक्सरियत से भी मंजूर कराने की ज़रूरत है, तभी इसका निफाज हो सकेगा। ख़वातीन को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी और रियासती असम्बलियों को 33% सीटें मखसूस करने के लिए ख़वातीन रिजर्वेशन बिल काफ़ी पुराना है, जिसकी इब्तिदा कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने की थी। ताहम वो पार्लियामान के दौर में ऐवान से उसे मंजूर कराने में नाकाम रही थी। एक वक्त भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बिल की मुखालिफत की थी। अब इस बिल को कई तरामीम के बाद मंजूर कर लिया गया है। ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल में लोकसभा यानी पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी और रियासती असम्बलियों में ख़वातीन के लिए 33% नुमाइंदगी की तजवीज़ है। ताहम ऐवान बाला यानी राज्यसभा में इसका इतलाक नहीं होगा। बिल के मुताबिक लोकसभा के हलकों की हदबंदी के बाद ये नाफिजुल अमल होगा और हदबंदी का काम आबादी की अगली मर्दमशुमारी की तकमील के बाद अंजाम दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा वर्ष आम इंतखाबात में इस पर अमल नहीं होगा। हुकूमत ने कहा है कि अगली मर्दमशुमारी का काम आम इंतखाबात के बाद शुरू किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा, ये हमारे मुल्क के जमहूरी सफ़र का एक अहम लम्हा है। 140 करोड़ भारतीयों को मुबारक हो।
उन्होंने तमाम अरकान पार्लिमान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसके हक में वोट दिया और कहा कि इस तरह की मुत्तफ़िक़ा हिमायत वाक़ई खुशी की बात है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख़ी कदम ख़वातीन की आवाज़ों को मज़ीद मुअस्सिर तरीक़े से सुनने को यकीनी बनाने का अज़्म है। कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी ने इस बिल पर बहस का आगाज़ करते हुए इसे कांग्रेस पार्टी की पहल बताया और इसकी हिमायत की थी। बहस के बाद वोटिंग के दौरान लोकसभा में 456 अरकान पार्लिमान मौजूद थे, जिनमें से 2 अरकान ने नारी शक्ति बिल के खिलाफ वोट दिया था। ताहम राज्यसभा में मौजूद तमाम 214 कानून साजों ने इसके हक में वोट दिया। पार्लिमान का खुसूसी इजलास जारी है और इस दरमियान लोकसभा में 21 सितंबर को बरसर इक़्तिदार तबका और हिज़्ब मुखालिफ रहनुमाओं में जोरदार बहस देखने को मिली। जुमेरात को जब लोकसभा में चंद्रयान 3 की कामयाबी पर बहस हो रही थी तो बीजेपी रुकने पार्लिमान रमेश बिदोड़ी ने अपने साथी बीएसपी रुकने पार्लिमान दानिश अली के खिलाफ इंतहाई काबिल इतराज़ और शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल किए। रमेश बिदोड़ी का बयान इस कदर प्रोपेगेंडा था कि इसे तहरीर भी नहीं किया जा सकता। उनके इस्तेमाल अल्फाज की संगीनी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें सख्त अल्फाज में तंबीह की और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने भी ऐवान में ही इजहार अफसोस किया। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक बरसर इक़्तिदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने पार्लिमान रमेश बिदोड़ी के बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हज़फ कर दिया गया है। हालांकि जुमेरात को बिदोड़ी के जरिए दिए गए बयान को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी नश्र किया गया। बिदोड़ी के लफ्ज़ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सख्त हैरानी व नाराज़गी का इजहार किया और मुस्तकबिल में कभी ऐसा रवैया दोहराए जाने पर सख्त कार्रवाई की तंबीह दी। बीजेपी रुकने पार्लिमान के बयान के फ़ौरन बाद ऐवान के डिप्टी रहनुमा और मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी उनके शर्मनाक बयान की मजम्मत की। उन्होंने ऐवान में इस तरह के बयान पर अफसोस का इजहार भी किया। रमेश बिदोड़ी के इंतहाई मुतनाज़ा बयान पर बीएसपी ने उनकी पार्लिमानी रुकनीत रद्द करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस रुकने पार्लिमान जयराम रमेश ने कहा कि यह सिर्फ दानिश अली का नहीं बल्कि सभी अरकान पार्लिमान की बेइज्जती है। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को कहा कि इंडिया के 25 साल से कम उम्र के 42.3% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं और हुकूमत उन्हें बेरोजगार रखकर उनका मुस्तकबिल छीन रही है। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को अब मामलात अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है और हुकूमत को अपनी हालत ज़ार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि 25 साल से कम उम्र के इंडिया के 42.3% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। मोदी हुकूमत ने उन्हें बेरोजगार कर उनका मुस्तकबिल छीन लिया है। सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा हमारे नौजवानों के दिलो दिमाग में एक जालिमाना मजाक की तरह गूंज रहा है। उन्होंने कहा है कि ग्रेजुएशन से नौकरी हासिल करने तक का अमल रोजाना की जद्दोजहद की एक अफसोसनाक कहानी है। खड़गे ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि बीजेपी अपनी नाकामी को कबूल करने के बजाय इस आने वाली तबाही पर आंखें बंद कर ली हैं। अमृतकाल जैसे जुमले ने हमारे नौजवानों के जख्मों पर नमक छिड़का है। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को अब मामलात अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है और हुकूमत को अपनी हालत ज़ार का जिम्मेदार ठहराना चाहिए। वो बेहतर जानते हैं कि जो हुकूमत 10 साल में रोजगार पैदा नहीं कर सकती वो मुस्तकबिल में कभी ऐसा नहीं कर सकेगी और मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए इस हुकूमत को बदल डालो। मीरवाज मोहम्मद उमर फारूक की 4 बरस की तवील अरसे के बाद नजरबंदी हटा दी गई। ऐसे में वो गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के ठीक 1 बजे जामे मस्जिद पहुंचे, जहां उन्होंने तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर में वाज़ व तबलीग के साथ लोगों से खुतबा भी किया। उन्होंने कहा है कि नज़रबंदी का 4 साल का जायद अरसा मेरे लिए काफ़ी तकलीफदाह और घुटन रहा, क्योंकि हुकूमत ने न तो मुझे अपनी मनसिबी मिली और न ही मजहबी जिम्मेदारियाँ अंजाम देने की इजाज़त दी। मेरे शहरी हुकूक भी ताकत के बिल को सल्ब कर लिए गए, जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए उतना कम है। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि अपने लोगों से तवील अरसे तक दूर रहना उनके लिए कोई आसान बात नहीं थी। अगरचे इस अरसे के दौरान मुख्तलिफ तबक़ाए हाय फिक्र के लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मीरवाज को रिहा किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत ने उनकी रिहाई मुमकिन नहीं बनाई। बिलाखिर जब अदालत के सामने मामला को उठाना पड़ा तब जाकर जुमेरात की शाम मुत्तला किया गया कि हुकूमत ने उनकी नजरबंदी को खत्म करने का फैसला किया है। ऐसे में कश्मीरी लोगों के दुआओं की तासीर से वो तवील अरसे के बाद फिर मिल रहे हैं। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 दफ़ा
370 की मनसूखी अमल में लाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 हिस्से किए और इसके बाद जो नए नए फैसले और फरमान जारी करते हुए इनसे लोगों की जज्बात और एहसासात से खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा है कि लाए गए तमाम फरमान और फैसले अवामी राय के बरखिलाफ है और इस तरह एक तरफा फैसला लाकर यहाँ के लोगों को कमजोर और बेख्तियार किया गया। उन्होंने कहा है कि 2020 के अवाइल से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के हालात पर अपने बयानात के जरिए तशवीश का इजहार करती रही है। ताहम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बयानात को नशर और इशाअत करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी ताकि कश्मीर आवाम तक उनकी बात पहुंच न पाए। आपको याद दिला दूं कि मीर वाज मोहम्मद उमर फारूक को 5 अगस्त 2019 में दफ़ा 370 की मनसूखी से कबल ही अपनी रिहाइशगाह वाक़े संगीन श्रीनगर नज़रबंद किया गया था। मीर वाज मोहम्मद उमर फारूक न सिर्फ कश्मीर के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा हैं बल्कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी हैं। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के जरिए सनातन मजहब के ताल्लुक से दिए गए मुतनाज़ा बयान पर हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उनके साथ ए राजा का बयान भी तनाज़ा का शिकार है। अब उदयनिधि स्टालिन के साथ साथ ए राजा की भी मुश्किलात बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों के नाम सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन पर FIR दर्ज कराए जाने का मुतालबा करते हुए अदालत उज़्मा में एक अर्जी दाखिल की गई थी। इस मामले पर गुज़िश्ता रोज समाअत की अर्जी चेन्नई के एक वकील ने दाखिल की है जिसमें मुतालबा किया गया कि उदयनिधि और ई राजा पर FIR होनी चाहिए। अर्जी में FIR दर्ज किए जाने के अलावा भी कई मुतालबात किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अर्जी पर समाअत करने से पहले अर्जी गुजार के वकील को हाई कोर्ट जाने का मशवरा दिया था। बेंच ने कहा था कि आप हाई कोर्ट जाए, आप यहाँ क्यों आए हैं, कोर्ट क्यों मुदाखलत करे। इस पर वकील ने कहा था कि ये हेट स्पीच वजीर के जरिए दी गई है और हेट स्पीच से मुताल्लिक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। स्टेज क्या है? जवाब में वकील ने उदयनिधि का बयान पढ़कर बेंच को सुनाया। बयान सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हेट स्पीच के साथ टैग कर दिया। समाअत के बाद बेंच ने तमिलनाडु हुकूमत को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। उदयनिधि से भी अदालत ने उनके बयानात पर जवाब मांगा है। अर्जी दहिंदा की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील ने बताया कि नफरत फैलाने वाले तकरीर से मुताल्लिक कई मामले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जब रियासत खुद किसी खास मजहब के खिलाफ जुल्म करता है और बच्चों को किसी खास मजहब के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर करता है तो सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद तरकीब है। वकील ने अदालत से कहा कि रियासती अफसरान के जरिए 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि बच्चे सनातन मजहब के खिलाफ बोलेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट को गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त जोरदार झटका लगा जब मथुरा शाही ईदगाह यानी श्रीनगर कृष्ण जन्मभूमि के साइंसी सर्वे का मुतालबा करने वाली अर्जी खारिज कर दी गई। इससे कबल जुलाई माह में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी शाही ईदगाह के साइंसी सर्वे कराए जाने के मुतालबे वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए अर्जी खारिज किए जाने के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज पेश किया था। ट्रस्ट ने अपनी अर्जी में 1968 में हुए समझौते के जवाज के खिलाफ दलील देते हुए इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया। अर्जी में यह भी कहा गया था कि अराजी को ऑफिशियल तौर पर ईदगाह नाम से रजिस्टर किया ही नहीं जा सकता क्योंकि उसका टैक्स टकरा क्यूशदेव मथुरा के उर्फी नाम के तहत जमा किया जा रहा है। आपको याद दिला दो कि हिंदू फरीक के दावे के मुताबिक मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद की तामीर कराई थी। कहा जाता है कि औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में भगवा कृषिदेव का मंदिर तोड़वा दिया था और फिर शाही ईदगाह मस्जिद की तामीर अमल में आई। मथुरा का ये मुतनाज़ा मजमूई तौर पर 13.37 एकड़ अराजी पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। हिंदू फरीक की तरफ से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए और ये ज़मीन भी श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान को देने का मुतालबा किया गया है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जुमेरात के रोज़ एक बार फिर उन इल्ज़ामात का इआदा किया कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय एजेंसियां मुलव्विस है और कहा है कि इस पर यकीन करने की मोतबर वजूहात हैं। उन्होंने कहा है कि उनका मुल्क बैन अक़वामी क़वानीन पर मजहबी उसूलों पर अमल करता है और भारत को इस मामले को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। नीज़ इसे इस मामले को टालने के बजाय वाटा के साथ ताउन करना चाहिए। जुमेरात को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में कनाडा के मुस्तक़बिल रोशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जैसा कि मैंने पीर के रोज कहा था कि इस बात पर यकीन करने के मोतबर वजूहात हैं
कि एक कैनेडियन के कत्ल में भारतीय हुकूमत के एजेंट मुलविस थे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम भारतीय हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इस मामले को संजीदगी से ले और इस मामले में मुकम्मल शफाफियत और एहतसाब नीज़ इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करे। उन्होंने मजीद कहा कि हम कानून की हुक्मरानी पर मबनी मुल्क हैं। हम कनाडा के बाशिंदों को महफूज रखने और अपनी इक़्तिदार और बैन अक़वामी क़वानीन पर मबनी ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम करते हैं। फिर वक्त हमारी तवज्जो भी यही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम इस बात को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी मुल्क के लिए अपनी ज़मीन पर किसी शहरी के कत्ल में मुलविस होने की बात कितनी नाकाबिल कबूल हो सकती है। उधर अमेरिका का कहना है कि कनाडा की सरजमीन पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर की हलाकत के बाद इल्ज़ामात पर नई दिल्ली और वाटा के दरमियान बढ़ते हुए सफारती तनाव के दरमियान भारत और कनाडा के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। जब कौमी सलामती के मुशीर शेख सिल्वान से पूछा गया कि क्या अमरीकी सदर जो बाइडन सिफारती तनाज़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने नामानिगारों को बताया कि मैं इस निजी सिफारती बातचीत की तफसील में नहीं जाऊंगा जो इस मौजू पर पहले ही हो चुके हैं या होने वाले हैं। हम इस मामले पर आला सतह पर भारत के साथ राब्ते में रहेंगे और आइंदा भी रहेंगे। कनाडा ने भारत में अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। इसके रद्द अमल में भारत ने भी सफरी एडवाइजरी जारी की, जिसे कनाडा ने पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया था। दुनिया के कई ममालिक पहले ही इस कत्ल के हवाले से तशवीश का इजहार कर चुके हैं, जबकि भारत और कनाडा की जानिब से बयानबाजी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में कौमी इंतखाबात का इनकाद आइंदा वर्ष जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। इसके साथ ही इस जनूबी एशियाई मुल्क में गुज़िश्ता कई माह से इंतखाबात न कराने की अफवाहों का खात्मा हो गया। अगस्त में सुबुकदोश होने वाली हुकूमत के इक़्तिदार छोड़ने और निगरां टेस्ट आपके इक़्तिदार संभालने के बाद मुल्की आईन के मुताबिक इंतखाबात नवंबर के अवाइल में होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये अफवाहें गर्दिश में थी कि निगरां टेस्ट आप ही आइंदा कई बरस तक मुल्क के बागडोर संभालेगा। कबल अज़ीज़ अमरीका, यूरोपीय यूनियन और आलमी इदारों ने जौहरी हथियारों से लैस इस मुल्क के गहरे होते हुए माशी बहरान से निकलने के लिए मुनसफाना और बरवक्त इंतखाबात का मुतालबा किया था। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, जबकि इसकी मईशत, तवानाई की ऊंची कीमतों और कई दहाइयों की सियासी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से शदीद बहरान का शिकार है। एशियाई तरक्याती बैंक ने इस हफ्ते अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि काबिल एतमाद इंतखाबात और इस्लाहात ही मुल्क की मईशत को बहाल करने में मदद फराहम कर सकते हैं। तजर्बाकारों के मुताबिक पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात में मुमकिना तौर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान शिरकत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें बदअनवानी के इल्ज़ाम में कैद सुनाई जा चुकी है, जबकि आइंदा 5 साल तक उन पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। मुस्लिम लीग नून के 2 बड़े रहनुमा नवाज शरीफ और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में हैं, लेकिन माजी में 3 मरतबा वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने वाले नवाज शरीफ की मुल्क वापसी का ऐलान किया जा चुका है। नवाज शरीफ तिब्बी जमानत के बाद इलाज करवाने के लिए बैरून मुल्क चले गए थे और गुज़िश्ता 4 बरस से खुद साख्ता जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तानी कानूनी इदारों ने उन्हें इश्तिहारी और मफरूर मुलजिम करार दे रखा है। जुमरात को ECP के इस ऐलान का न सिर्फ सियासी तजर्बाकारों का बल्कि कारोबारी बिरादरी ने भी खैर मकदम किया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी होने वाले बयान के मुताबिक नए हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाये कर दी जाएगी, जबकि हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हिंदुस्तान के एक वफ्द ने 20 और 21 सितंबर को वियना में सालिसी की मुस्तकिल अदालत में किशन गंगा और रतले केस में गैर जानिबदार माहिरीन की कार्रवाई के इजलास में शिरकत की। इत्तला वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा एक बयान में दी गई है। इस इजलास के हवाले से भारत की दरख्वास्त पर मुकर्रर गैर जानिबदाराना माहिरीन ने बुलाया था, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग के लिए हिंदुस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी महकमा आबी वसाइल ने की। सीनियर वकील हरीश सालवे के सी ने केस में हिंदुस्तान के अहम वकील के तौर पर मीटिंग में शिरकत की। वज़ारत ख़ारजा ने इसे किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट से मुताल्लिक एक ही सेट पर गैर कानूनी तौर पर कायम सालिसी अदालत के ज़रिए चलाई जाने वाली एक मुतवाज़ी कार्रवाई में हिस्सा लेने से हिंदुस्तान के इनकार की वजह बताई।
इसके अलावा वज़ारत ख़ारिजा के मुतालिक गैर जानिबदार माहिरीन की कार्रवाई जारी है और कुछ अरसे तक जारी रहने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि भारत सिंध आबी मुआहदे की दफ़ात के मुताबिक मसाइल के हल की हिमायत करने के पुरअज़्म है। इससे कबल जुलाई में वज़ारत ख़ारिजा ने कहा था कि हिंदुस्तान को इस शिरकत के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जबकि 3 रिजर्व खिलाड़ी भी स्क्वाड के साथ जाएंगे। एक रोज़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद होंगे। पाकिस्तानी टीम को एशिया कप में खिलाड़ियों के जख्मी और आउट ऑफ फॉर्म होने के मसाइल दरपेश थे, जिसके बाइस स्क्वाड के ऐलान में ताख़ीर की गई। नसीम शाह कंधे की इंजरी के बाइस वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं बना सके, मगर हारिस रऊफ की सेहतयाबी और वापसी ने फास्ट बॉलिंग अटैक में कुछ हद तक जान डाल दी। जबकि सुपर शादाब खान और ओपनर फ़खर जमान की फॉर्म पर नजरें वर्ल्ड कप के दौरान भी जमी रहेंगी। इसी के साथ कुछ ऐसे खिलाड़ियों का स्क्वाड में कोई जिक्र नहीं जिनके हवाले से सोशल मीडिया पर चेमिंग गोइयाँ की जा रही थी, जैसे साबिक विकेट कीपर कप्तान सरफराज अहमद, ऑलराउंडर हम्माद वसीम या फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर। जुमा के रोज़ चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान किया। पाकिस्तानी स्क्वाड में 15 रेगुलर खिलाड़ी और 3 रिजर्व खिलाड़ी शामिल है। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में बल्लेबाज के शोबे में बाबर आजम कप्तान, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद और सऊद शकील को जगह मिली है। बॉलिंग की जिम्मेदारी शाहीन अफरीदी, शादाब खान नायब कप्तान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और वसमा मीर को होगी। स्क्वाड के साथ जाने वाले 3 रिजर्व खिलाड़ी में विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, इब्राहिम अहमद और फास्ट बॉलर जमान खान शामिल है। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़श्ता पेशकश में अब्दुल रशीद, जसीम अहमद, उमर फारूक, नौशाद आलम रहमानी, मोहम्मद फैयाज़, मुश्ताक शेख, नसीम अहमद नदवी साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्र नज़र। शुक्रिया।